हेलो दोस्तों, जिसने अपने समाज के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया और अपने पिता की मृत्यु पर भी नहीं गए और जिसने अपने बहन की शादी में जाने से मना कर दिया, जिसने घर-बार सब चीज़ छोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस नेता का जिनका नाम हर कोई नेता गर्व से लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांशीराम की, माननीय साहब कांशीराम जी का, जो कि एक भारत के एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे जिनका कोई पूँजी नहीं था, फिर भी वो एक अच्छे नेता उभर कर आए और हमारे देश में बहुत कुरीतियाँ थी जिन्हें दूर किया। मैं उनका आज कुछ जीवन का संघर्ष के बारे में बताऊँगा, उनकी जीवनी के बारे में बताऊँगा। तो वो उनका जन्म पंजाब में हुआ था, खबसपुर पृथ्वीपुर गुंगा ग्राम जो कि पंजाब में पड़ता है। खबसपुर रूपनगर जिला है, वहीं पे हुआ था और इनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो रविदासिया सिख परिवार में हुआ था और उसके बाद इन्होंने जब अ, बड़े हुए तो उन्होंने डीआरडीओ की में जो डीआरडीओ होता है उसमें साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे। बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर जब कर्मचारियों ने छुट्टी मांगना चाहा तो उसमें उन्होंने भेदभाव देखा और जिसके कारण उन्होंने 1964 में दलित के सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और उनके करीबियों के लोगों के अनुसार बताया जाता है कि यह निर्णय मतलब दलित सामाजिक कार्यकर्ता बनने का निर्णय जो लिया था, उन्होंने अम्बेडकर का एक किताब था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिन्हें मतलब पढ़कर लिया था। और कांशीराम बी आर अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया था कांशीराम को। भीमराव अम्बेडकर के जीवन में बहुत मतलब प्रभावित किया था और कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का आरपीआई का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने के कारण उनका यह मतलब कि गठन भंग हो गया और इसका कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय एससी/एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ संघ की स्थापना की, जो बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया था। बामसेफ एक ऐसा संगठन था जिसके उद्देश्य सुनिश्चित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था और बामसेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। और सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था। अपने अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था। इसके बाद कांशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति डीएसएस या डीएस4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में जाकर फाइनली बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा सीट से लड़ा था और अन्य पिछड़े वर्ग के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई का पाटा गया। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं की समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। बीएसपी के गठन के बाद कांशीराम ने कहा कि उनका बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से
लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में काशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और काशीराम ने इटावा निकटतम भाजपा प्रतिनिधि को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। अब इसके बाद काशीराम 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब व्यवस्था के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब मायावती को 2001 में बीएसपी का अपना मतलब पद छोड़कर उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद जब उनको जीवन में कुछ मानने की बीमारियां आने लगी, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा की। जब 2002 में काशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी, काशीराम जी की मंशा की उनके साथ 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनके धर्म की उनके समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि हर जाति के लोग शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म को समर्थन के व्यापक रूप को उनका रूप से बढ़ावा दे सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी यह मंशा अधूरी रह गई। और मायावती ने कहा कि उनके काशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते थे जब हमारे हाथ में सत्ता और हमारे साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदलें। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म बदल दें तो हमारे साथ कोई न खड़ा होगा, केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, हमारा लोगों का नहीं। इस समाज में किसी तरह का धार्मिक क्रांति का लहर नहीं उठेगी। पुस्तक उन्होंने 1982 में काशीराम ने चमचा युग द ईरा ऑफ द स्टोजेस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं को चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि ये दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति लड़ते हैं। उनकी पुस्तक बर्थ ऑफ वामसेप भी प्रकाशित हुई थी। उनकी जीवनी काशीराम दलितों के नेता बद्री नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई थी। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में अम्बेडकरवाद अगर जिंदा है तो इसका पूर्व श्रेष्ठ काशीराम को जाता है। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के बहुजन आंदोलनों में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित किया। ऐसे नेता जो दलित के ऐसे नेता हैं जिनके आज भी चाहे कोई भी दलित नेता वो चलने को लिए मतलब कि गर्व से कहते हैं कि हम उनके राह पर चलना चाहते हैं। और इन्होंने बहुत सारे बहुजनों को आंखें खोली और बहुत लोगों को एकजुट किए और बहुत लोग उनके इस कार्य से बहुत लोगों के आज जीवन में सुधार आया और हमारे जीवन में या समाज दलित वर्ग को हो या किन्हीं वर्गों को उन्होंने सब वर्गों को लेकर चला, जिसके कारण उन्हें आज हर एक वर्ग के लोग उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ माननीय साहब काशीराम जी के नाम लेकर बुलाते हैं। अब जिनके रास्ते पर आज भी कई नेता चल रहे हैं, तो ऐसे नेता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे नेता हमारे समाज की और ज़रूरत है। जिस तरह हमारे समाज में अभी भी कई लोग शोषण करते हैं, इसके लिए ऐसे नेता को बहुत अभी ज़रूरी है। तो इसी शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या कमियाँ हैं जिससे मैं सुधार कर सकता हूँ। तब तक धन्यवाद।